अगला शिक्षण आहार पर, जैविक खेती पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाए, राष्ट्र की चिंता, समाज की चिंता, शिक्षण प्रणाली पर, हम इन सभी विषयों पर ध्यान देकर अगला विषय हमारा रहता है जैविक खेती। तो और आहार, नशा मुक्ति, ये सब हम विषय लेकर योगा का शिक्षण अगला शिक्षण स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही आज हम इसी विषय पर सामाजिक चिंतन हो, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे योगा हार के स्थायी सदस्य आदरणीय श्री रवि आदित्य सर, बिहार से, तो मैं रवि आदित्य सर को इस योगाहार मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपना उद्बोधन, मार्गदर्शन और अपनी मन की बात इस सदन में प्रस्तुत करें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। और जैसा कि विगत 2-3 दिनों से भी एक विषयों पे चर्चा होती रही है, और कल जब आपसे इस बारे में चर्चा हुई कि हम लोग आगे इस पे कैसे चर्चा करेंगे, तो मेरी जो बात है वो इस पर है कि अभी जो सरकार 2023 में भी मोटे अनाज को फोकस कर रही है कि मोटे अनाज के वर्ष के रूप में वो मना रही है। तो मोटे अनाज की कितनी उपयोगिता और कितना सफल, जो कहते हैं ना कि विपणन, अगर किसानों को कहा भी जाए कि वो इसका उत्पादन करें, और इसमें उनकी जो कहते हैं कि जल की लागत और हर एक चीज़ों को अगर आप देखा जाए तो किसान के दृष्टिकोण से कितना फायदेमंद है। लेकिन उससे पहले एक छोटे बच्चों के लिए एक मोटे अनाज की उपयोगिता कितनी अधिक है कि उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए। तो ये एक ऐसा एक विषय है, अगर आप सोचें तो हम गंभीरता पूर्वक कि अभी के समय में, जैसे मैं अभी आप शायद विदित हुई होगा आप लोगों को कि मैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए मैं दिल्ली में गया हुआ था। तो मुझे सहसा वहाँ भी जब मैं डॉक्टर के यहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने वहाँ कुछ एक मैंने फ़ोटो देखा लगा हुआ। तो वहाँ नॉर्मली डॉक्टर के यहाँ आपको दवाइयों से संबंधित या अलग चीज़ों से संबंधित थी, लेकिन एक छोटा-से कॉलम में, क्योंकि बहुत बड़ी डॉक्टर थीं, तो उनके यहाँ मिलेट्स के ऊपर में एक छोटा-सा फ़ोटो लगा हुआ था। तो मुझे मन में आया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो वो लोग देते नहीं हैं बातचीत में, लेकिन मैंने उनको चर्चा में ये कहा कि आप अगर इसको थोड़े-से और बड़े स्तर पे और फ्रंट पे अगर आप इसको लगाएँ, तो इसका बहुत ज़्यादा असर लोगों में होगा। एक अवेयरनेस जो होती है कि मेट्रो शहर में, कि क्यों हमको मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए, मोटे अनाज को क्यों खाना चाहिए। तो जब सेकंड राउंड में हम लोग जब उनके पास थे शाम में, तो मैंने उनको अपने बारे में बताया था कि मैं पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग इस तरह से भी हम लोग आपस में हम लोग की परिचर्चाएँ होती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसानों के साथ-साथ जो लोग हैं, जो जिनको आप कहते हैं ना कि बुद्धिजीवी हैं, जो कंज़्यूमर हैं, तो बुद्धिजीवी शब्द अगर हटा के मैं सीधा कहूँ कि जो कंज़्यूमर हैं, जो कंसर्न्ड फादर हैं, जो चिंतित होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हर एक माता-पिता चिंतित होते हैं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ में कितने माता-पिता अपने बच्चों को की फूड हैबिट को प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हैं, उनको बता पाते हैं। और इसका असर जो है वो साफ-साफ दिखता है। क्योंकि जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, बिज़नेस है, व्यापार है, वो अपने तरीके से प्रचार-प्रसार करते हैं कि किसके उपयोग से आपका प्रॉपर विकास होगा। लेकिन एक पैरेलल लेख जो है, क्योंकि समय-समय पे, जैसे कुछ दिन पहले भी पवन सर ने एक आर्टिकल हम लोग से शेयर किया था एफपीओ से संबंधित। तो जो आर्टिकल्स आते हैं, अगर आप उसको भी ध्यान में रखें, अगर उसको भी ये लोगों से चर्चा में रखें कि ऐसा हमारे देश में होता रहा है। क्योंकि अगर मेरे ही संज्ञान में आया था, और मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले ग्रुप में भी मैंने डाला था कि मोटे अनाज की उपयोगिता में, जिसमें इब्न बतूता के जो रिहाला बुक थी उसकी चर्चा थी कि भाई कैसे भारत में जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो मोटे अनाज की 13वीं-14वीं शताब्दी के समय में उस वक्त का प्रचलन जो हमारे देश में था, कि किस प्रकार से लोग मोटे अनाज की उपयोगिता को समझते थे, प्रयोग में लाते थे, कौन से फल को प्रयोग में लाते थे, और उसका प्रभाव क्या होता था स्वास्थ्य के ऊपर में। तो आज अगर आप देखें तो बच्चों में जो हैबिट है वो चेंज है। तो अब इसको आप परिवर्तन में कैसे ला सकते हैं? तो पैरेलल 2 परिवर्तन हैं जो मेरे विचार से हो सकता है। एक है कि जितनी भी
घर की महिलाएँ हैं, जो वो अगर कुछ टेक्निक या अपने अगर अपनाती हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि डॉक्टर ने मुझे जब मैंने बातचीत में बताया कि आप जौ के आटे के बारे में या रागी के बारे में, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप इसका प्रयोग आप प्रॉपर कीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि आप सीधा रागी के आटे से आप रोटी नहीं बना सकते हैं। उसको आपको जो प्रॉपर तरीका होता है ना, वैसे आपको बनाना होगा सेक करके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको कंज़्यूम अगर आप करते हैं, तो आप उसको धीरे-धीरे आप उसको प्रैक्टिस में लाएँ, आटे के साथ प्रयोग में आप ला सकते हैं। क्योंकि थोड़ा-सा लसलसा जैसा होता है और उसको बनाने में मेहनत लगती है। फिर होता है कि उसमें रंग चेंज होता है, तो बच्चे क्या उसको लेंगे हैबिट में। तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज़ है कि आप उसको कैसे प्रयोग करें कि बच्चों को का टेस्ट डेवलप हो, बच्चों को लगे कि नहीं, ये हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरत है। बच्चे आजकल अवेयर तो हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस से ज़्यादा उनके लिए दूसरा हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है कि आप एक सब प्रोटीन डाइट आप ले लें, कुछ ये करें। क्योंकि उनको वहाँ वो प्रचारित किया जा रहा है, वो सामने में उनके मोबाइल पे दिख रहा है, उनके वो टीवी पे दिख रहा है। तो एक ऐसी चीज़ है, जैसे अभी बिंदेश्वरी जी भी जुड़े हुए थे, तो अभी तक तो कल संभवतः वो सार्थक मुझे पता चल पाएगा कि वो सार्थक हो पाया कि नहीं। मेरी पिछले 10 दिनों से एक प्रयास थी कि मेज़ के ऊपर में मेज़ के ऊपर में हम लोग एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसके साथ हम लोग एक डील कर रहे थे कि जो मैंने उनसे बात की कि भई इतने मिलेट मैं ये मेज़ हम उनको सप्लाई करें। तो ये बिंदेश्वर जी से भी हम लोगों ने कहा कि अगर इस प्रकार से कोई अच्छी डील अगर हमारी हो जाए, जो लॉन्ग लास्टिंग हो और बड़े मात्रा में हो, तो आप लोग के लिए भी हम लोग एक पूरा जो कहते हैं ना कि एक रटा-रटाया फॉर्मेट है कि ये काम हमें करना है रबी और खरीफ सीज़न में, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि किसान के लिए सबसे पहला है कि उसके मेहनत और श्रम के अगेंस्ट में उसे उसका मूल्य मिल जाए और अच्छी मूल्य मिल जाए। साथ ही साथ में अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप उस चीज़ को चर्चा में लेके आएँ, तो ये चीज़ें एकदम ही बहुत ही आवश्यक है कि आप किसी भी तरह उस चीज़ को, लोग कहते हैं ना कि बार-बार आप पिंचिंग नॉक करते रहें, बार-बार दरवाज़ा खटखटाते रहें, कभी तो वो खुलेगा वाली बात पे। तो जब मैं वापसी में मैं लौट रहा था, तो मेरे साथ बिहार के उस वक़्त के निवर्तमान डिप्टी सीएम भी थे, मेरे सहयात्री थे दूसरे डब्बे में। बीजेपी के विधायक थे, मैं उनके पास गया। मतलब एक अब नेता हैं तो उनके लिए सारे ब किस आप भी उनको प्रणाम करेंगे, वो आपको उसको प्रतिक्रिया दे देंगे। लेकिन मेरा जाने के पास उनका उद्देश्य ये था कि सर, हम लोग पहले भी बिहार में लोगों ने ट्रेनिंग कराई है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस चीज़ों पे फ़ोकस हम लोग नहीं कर पाए हैं कि कैसे आप एक हैबिट डेवलप लोगों को करा पाएँ। तो अब वो है तो पॉलिटिकल टाइमिंग है, वो लोग आश्वासन तो उन्होंने मुझे दे दिया है कि ठीक है, कभी आप मिल लें। तो इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि किसी भी स्तर पे जा कर के कि अगर इस चीज़ों को आप कॉलेज के लोगों में, बच्चों के बीच में, जो छोटे बच्चे विशेषकर, बड़े लोगों में तो आप वो अपने चॉइस के हिसाब से इस चीज़ को चेंज कर भी लें, लेकिन छोटे बच्चों की जो किंडरगार्टन लेवल पे होते हैं, जो और छोटे बच्चे होते हैं जिनकी माताओं को आप हैबिट अगर बचपन से आप डलवा दें, तो वो इसको बहुत अच्छे से मान सकते हैं। साथ ही साथ में इसका आप प्रयोग के साथ में जो मार्केटिंग हैबिट को लेके जाएँ, उसको दिखाते चलें। और एक हम लोग किसी चर्चा में आए, तो एक चर्चा में अभी अभी आप पतंजलि में भी देखेंगे कि सॉइल टेस्टिंग में अलग-अलग जो डेवलपमेंट होता रहा है। एक लास्ट टाइम जब हम लोग उसको एक शेयर किए थे, एक पुणे के 2 साइंटिस्ट, 2 वैज्ञानिक थे, एक राजुल पाटकर और डॉक्टर मुकुल सिंह का। तो वो लोग भी जो उन्होंने अभी वो कितनी कारगर वो हो रही है, जो कि वो 5 मिनट में उन्होंने ये प्रूफ किया कि हम लोग कैसे सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो एक निरंतर आप देखेंगे कि अलग-अलग जगहों पे निरंतर इस चीज़ पे वो लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से किसान के बेस्ट में आएँ, किसान से उनको समर्थित सहयोग करा सकें और कैसे उनको फ़ायदा हो सके। तो फ़ायदा के लिए क्या है कि अगर हम लोग उर्वरक का कम प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम लोग अच्छी चीज़ों का चीज़ कर रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों के साथ-साथ में जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस आप सुबह में अगर आप पार्क में जाएँ और ये चीज़ें अच्छी-अच्छी जगहों से ही आप इस इसको आगे में ले जा सकते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि क्वालिटी कंसर्न या चिंतित लोग हैं, उनको ये मन में हमेशा होता है कि ये चीज़ हमारे अगर हार्मफुल है। लेकिन पैरेलल इतनी ज़्यादा, मतलब हम लोग जो हम कहते हैं ना मिसगाइड होना, कि प्रचार से जो मिसगाइड हो जाते हैं। आप मोटापे से लेकर के जो सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल हो रहा है, जो अभी के
खान-पान में जो बच्चों के लिए वो हो जाता है कि हार्ट से रिलेटेड इश्यू भी बच्चों के अंदर हो रही है और उसके लिए वो कुछ नहीं, मतलब पेरेंट्स एकदम हेल्पलेस हैं। कि अगर हम लोग इस चीज़ को किस तरह से ये करें, क्योंकि वो धीरे-धीरे अगर आप इस स्टडी को अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आप स्कूल में भी जाएँगे तो पेरेंट्स क्या दे रहे हैं? पेरेंट्स एक शॉर्टकट्स ले लेते हैं कि उनको अगर बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो वो चिप्स की तरफ चले गए, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ चले गए। गर्मी का समय है तो गर्मी में उनके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएँगी। वो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहेगा कि नहीं, हम इसकी जगह आप अगर हमारे पास में दूसरी चीज़ें जो हैं, अगर हम उनको वो शरबत के रूप में दे सकते हैं। अगर हम वहाँ अगर हम चना का उत्पादन कर रहे हैं तो सत्तू के रूप में उस पेय का प्रयोग कर सकते हैं। जो आप ऑफ़र भी किसी को करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ पे आप ले लीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कॉमन भी अपने अगल-बगल में भी इस स्टडी को अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि एक पेरेंट्स ने एक क्या डेवलपमेंट कर दिया है। और एक आप कहें ना कि सिंबल बनता चला जा रहा है कि आप अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं, अगर आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले भी लोग मूवी देख रहे हैं, तो मूवी और थिएटर में क्या आता था? खाना खाने के समय में बीच में जो ब्रेक में कुछ दूसरी चीज़ें आती थी। अब क्या आ रहा है? एकदम चिल्ड कोक या पेप्सी वो लोग सर्व कर रहे हैं। एक उनके पास अगर पॉपकॉर्न भी आ रहा है, मकई से बना हुआ, तो वो क्या आ रहा है? उसमें अलग-अलग तरह से जो कुछ फ्लेवर वो डाल के दे रहे हैं। अलग आपसे उटपटांग उसकी कीमत होती है, वो आपसे गलत चीज़ ले रहे हैं। तो एक आप कभी गौर करें कि अगर हम टीवी या कुछ देखते हुए खाते हैं, तो हम ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, ज़्यादा हम खा लेते हैं। और जो ये चीज़ कभी भी बच्चों में ये ज़्यादा विशेषकर होता है कि उनको आदत होती है कि वो टीवी खोल के सामने बैठ के वो कुछ भी खाने लगे। तो जब हम लोग की तरफ से ये बिल्कुल ही ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को हम लोग ऐसे ही आर्टिकल के ऊपर फ़ोकस करें जो अलग-अलग जगहों से आई हैं, कि आप उसको देखें यार, क्यों आपके लिए ज़रूरत है। और उसके साथ-साथ में एक पैरेलल अगर हम अपने किचन में उस चीज़ के बदलाव को लाने की कोशिश करें, कि अगर हम डे 1 से तो कोशिश कर सकते हैं कि रागी के आटे का प्रयोग हम कैसे करें, किस तरह से उसको मिलाएँ, किस तरह से उसके दूसरे यूज़ में हम कैसे ला सकते हैं। फिर निरंतर जो कहते हैं ना कि थॉट प्रोसेस जो होते हैं, कि आदरणीय पवन सर कहते हैं ना कि रेगुलरली आप कहें कि जौ है, मकई है, बाजरा है, और इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू इतना ज़्यादा होता है। माने बच्चों के आप अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आश्चर्यजनक तरीके से जो नॉर्मल कंज़्यूम हम लोग करते हैं बच्चे ना, उससे करीबन 26-27% ज़्यादा का विकास उनसे बच्चों में हो जाता है। तो ये एक मेरा तो अपना मानना है कि एक हम लोग के देश में भी चावल की तो मात्रा पहले रही थी। गेहूँ को तो ये मुगलों के बाद से गेहूँ की प्रचलन हमारे यहाँ आया। लेकिन उसके अलावा जो बाजरा या जौ का है, वो किस प्रकार से आप करें। और जो पहले कहते हैं ना कि फार्मर्स के साथ जो सबसे बड़ा जो जो परेशानी है वो है कि उनके लिए मार्केटिंग लिंकेज के साथ उनके उत्पाद का बिकना। तो अगर वो हम लोग करवा पाते हैं, तो जो जैसा अगर संभवतः मैंने कल भी बिंदेश्वरी जी को मैंने मैसेज किया है कि अगर अगर ये हम लोग का ये समझौता अगर हो गया, ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छे स्तर पे हम लोग इसको मोल्ड कर पाएँगे बिहार के कुछ किसानों के साथ, कुछ फार्मर्स के साथ में। और यही चीज़ एक ऐसा है जो कि आप स्कूल में जाएँ, छोटे बच्चों में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप पेंटिंग कॉम्पिटिशन आप कराते हैं, तो बच्चों को मोटिवेट आप कर रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट करने में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये होमवर्क कर रहे हैं तो तुमको हम ये देंगे। तो उसकी जगह पे इस चीज़ों को आप जो पेय पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, जो एक्टिविटी है, जो बच्चों के ब्रेन शार्प के लिए, आईक्यू के लिए अगर हम लोग पज़ल्स बनवा रहे हैं, तो साथ-साथ में उनको हम ये भी बताएँ कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो रही हैं, आपके लिए ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, आपका ये इससे आईक्यू लेवल अच्छा होगा। और इसमें हम लोग कंसर्न डॉक्टर से बिल्कुल हेल्प हमें लेना होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि एक भयावह स्थिति क्या है कि हर आदमी, जहाँ हम लोग शहर में रहते हैं, वहाँ उसके अगल-बगल में आपके पास घर से ज़्यादा आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स खुलते चले जा रहे हैं। आपके सामने ये ज़्यादा है कि क्या ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये नोबल कॉज़ तो नहीं है, वो उनका एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है। बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म इसलिए है कि उनकी ओर से जो कुछ हमें दिया गया है, इतना बढ़िया उनका एक कहते हैं ना कि एक जाल है बना हुआ, उसमें हम लोग एकदम ट्रैप हो रहे हैं, उसमें हम लोग जाके फँस रहे हैं जाके, कि हम लोग एकदम सोता-हुस हो जा रहे हैं। तो बच्चों को ये हैबिट साथ-साथ में ग्रेजुअली बहुत ही ज़रूरी है कि उनको दिखाना कि आपके जो शारीरिक विकास के लिए जो जो हेल्दी टिप्स है, और उसमें वैसे कोई ना कोई डॉक्टर हमारे सपोर्ट में, बच्चों के डॉक्टर रहेंगे कि उनको ये गाइड करना है कि आप इस चीज़ में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि और साथ में सबसे इफ़ेक्टिव होगा घर की माताओं की भूमिका, कि वो इस जो भोजन के लिए अलग-अलग प्रयोग को लेके आएँ।
तो मेरी ये आप लोग सभी से गुजारिश होगी कि हम लोग इसको धीरे-धीरे इस चीज़ को लेके आएँ, और जो भी पुरानी घटनाओं के साथ ज़िक्र है, कि अगर उससे जुड़ा हुआ ये रहा है, पहले हम लोग ऐसा करते थे, हम लोग में बदलाव ऐसा क्यों आया है? किस वजह से ये बदलाव आया? तो और जैसे कहते हैं ना कि अगर आप इसको गौर करें, जिन बच्चों की रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, वो बच्चे कुछ अच्छा लिख सकते हैं। जो पहले के समय में जो लोगों ने भी नंदन पढ़ा होगा, आप देखे होंगे कि उसकी स्क्रिप्ट कितनी अच्छी होती थी, कितने अच्छे से वो लिखते थे। तो वैसे ही अपने बच्चों को उन सब चीज़ों के प्रति जो है हमें अवेयर करना ही होगा, या तो कटिंग्स के माध्यम से, कोलाज के माध्यम से। कोलाज मतलब कुछ चित्रों का संकलन करके उनको दिखा के कि इस प्रकार की ये फसलें हैं। ये तो आने वाले समय में आप ये गौर करेंगे कि बच्चे फसल तो छोड़ दीजिए, फलों को पहचानना छोड़ देंगे, सब्जियों को पहचानना छोड़ देंगे। तो उनको ये ले जाना, उनको दिखाना एक कंपल्सरी विजिट हो। जैसे कि अगर वेकेशन में अगर हम लोग तय करें कि आपको कहीं जाना है, या नॉर्मल डे में भी अगर हम लोग कहीं चले कि एक प्लानिंग में एक तो यहाँ भी रखें, आस पड़ोस में भी रखें, जहाँ अधिक से अधिक हो सकता है। अब दिक्कत ये है कि शहरों के हिसाब से ये व्यवस्थाएं भिन्न जरूर होंगी। हो सकता है जो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में मिल जाएं, जो व्यवस्थाएं उत्तराखंड में मिल जाए, क्योंकि उत्तराखंड का भौगोलिक बनावट भिन्न है। मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था मिल जाए, हो सकता है बिहार या झारखंड में वो व्यवस्था नहीं मिले। लेकिन हमें वैसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, जो एक जो कहते हैं ना कि एक गुड सर्किल और गुड टच बैड टच की तरह, उसी तरह से गुड सर्किल हमें डेवलप करना होगा। वैसे लोगों का चयन करना होगा जहाँ पे बच्चों को हम चेंज भी दिखा सकें, जो मोटिवेशनल हो, जो उनके लिए विजुअल हो और चेंज के लिए भी हो। आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि मुझे ये चीज़ें आकृष्ट किया था उन्हीं के डॉक्टर साहब के पास से मिलने के बाद से, और उन्हीं वहीं से मुझे लगा कि जब उनके चेंबर में ये छोटे स्तर पे ये चीज़ें थी, तो हम लोग क्यों नहीं अपने स्तर पे इस चीज़ को साथ साथ में एक रखें। और जब उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया, जब उनके पास था, और संभवतः मुझे उम्मीद है कि जब दोबारा मैं 3 महीने के बाद जब मैं उनके पास जाऊंगा, तो वो बदलाव मुझे उनके यहाँ भी दिखेगा, क्योंकि जब वो काफ़ी कंसर्न थी, 3 टाइम्स प्रेसिडेंट बॉडी हैं, और इस चीज़ पे काफ़ी ओल्ड लेडी थी, लेकिन काफ़ी मुझे लगा कि वो चिंतित हैं, बच्चों के लिए रहती हैं। तो और एक निरंतर जो है, जो मैं योगाहार से संबंधित कहूँगा, खासकर विशेषकर आदरणीय पवन सर का, कि एक जो हैबिट उन्होंने मेरे अंदर डाली कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी लेख, वो चाहे सॉइल टेस्टिंग से संबंधित हो या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, मैं आप लोगों से मैं साझा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जिसको सामने लेकर के आऊँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत आभार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय रवैदित्य सर। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें सदन में प्रस्तुत की। आपने आप अपने जो मोटा अनाज है वो हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये उसके साथ और फिर माँ ने, जो भी हाउसवाइफ है, उन्होंने अपने बच्चों के हित के लिए वो मोटा अनाज किस तरह प्रयोग में लाना चाहिए, इसके बारे में बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। और मुझे लगता है अगर कोई सदन में इस पर चर्चा करे और अपनी बात रखना चाहता है, तो रवि आदित्य सर से पूछना चाहते हैं कोई सवाल का आंसर, तो फिर अपना हैंड राइज कर सकते हैं। इस पर, मोटे अनाज पर कोई बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। जी, आदरणीय प्रणाली बहन, आपका स्वागत है। तो ये जो आहार में चेंज करने की आदत हमें बच्चों के लिए निर्माण करनी है, इसके बारे में मैंने मेरे स्कूल में एक प्रयोग किया कि छोटे बच्चे जो मेरे स्कूल में 1 से पहली से 7वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, उनके लिए मैंने एक ऐसा प्रयोग किया। हर सप्ताह में उन्हें मैं एक दो पदार्थों की रेसिपी बताती थी, जो आरोग्य के लिए अच्छी थी। वो कैसी करनी है, आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब गर्मी के दिन है ना, तो बच्चे ठंडा पीते हैं। वो ठंडा पीने की आदत उनसे कम करने के लिए मैंने उनको रेसिपी बताई। यहाँ आम ज़्यादा होता है, तो आम भी आरोग्य के लिए
बहुत अच्छा होता है। तो आम का शरबत कैसा करते हैं, आम के अलग-अलग व्यंजन कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी मैंने उनको बताना शुरू किया। तो बच्चे घर जाकर वो करने का प्रयास करने लगे। इसी प्रकार मैं हर हफ्ते या मुझे जब वक़्त मिलता है तो उनको अच्छे-अच्छे पदार्थ जो आरोग्य के लिए अच्छे हैं, उनके विटामिन मिलेंगे उससे, ऐसे अच्छे-अच्छे व्यंजनों के कृति को बताकर बताने का काम किया। और बच्चे घर जाकर अपने माँ उनको बताने लगे और करने लगे। उसी प्रकार मेरे स्कूल में जो पोषण आहार दिया जाता है, उसमें भी चेंजेस मैं मेरे स्तर पे करती हूँ और बच्चों को वो अच्छा देने का प्रयास करती हूँ। हाँ, वैसे औषधि वनस्पति, उनका भी प्रयोग ये बच्चों को कहती हूँ। और 4 अगस्त के दिन आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन पर बच्चों को औषधियाँ बाँटती हूँ। वैसे ये मुझे शेयर करना अच्छा लगा। ओम, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आदरणीय बहन प्रणाली जी, बहुत अच्छा कार्य कर रही है आप, और बच्चों के हित के लिए, और बच्चे सीखने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप बहुत सुंदर कार्य कर रही है और उनको सही दिशा की तरफ ले कर जा रहे हैं। तो आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर ने हैंड रेज किया है, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रंजना जी। आज हमारे सहयोगी रवि जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और बच्चों की आदतें स्कूल से ही बदलनी चाहिए, यह निश्चित है। पहले जमाने में वैसा होता ही था। हम जब स्कूल में थे तो 8वीं 9वीं 10वीं में सरस्वती पूजा हर शुक्रवार को होती थी, और हर शुक्रवार को गुड़ और फुटाना बांटा जाता था। तो बच्चों को तो आदत लग जाती थी कि हाँ, अभी कभी अगर शुक्रवार को छुट्टी है तो घर में भी वो सरस्वती पूजा कर लेते और गुड़ फुटाना खाते थे। वैसे ही स्कूल में समझो कि गणपति है या देवी है बिठाते थे, तो वो 9-10 दिन अलग अलग प्रकार के पदार्थ घर से लाते थे। हर घर से कुछ ना कुछ अलग आता था, जैसा कि पोहा है, भिगा हुआ पोहा है, भिगा हुआ सिंगदाना है, कभी दाल है, ककड़ी है, इस तरह के आते थे। और उसका जो जिसको हम गोपाल काला बनते, उस प्रकार के अलग अलग व्यंजन बनते थे। राजगिरा के लड्डू आते थे। तो ये सब चीजें जो होती थी, और उसमें बच्चे बड़े सावधानी से लाते भी थे, घर वाले भी देते थे। लेकिन अभी परिस्थिति क्या हो गई है, अभी सरस्वती पूजा लगभग 90% स्कूलों से बाहर चली गई है, क्योंकि सरस्वती पूजा करना उसको एक धर्मांधता मानी गई है, और निधार्मिकता में उसके लिए कोई जगह नहीं रही है। हालांकि ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई त्योहार के माध्यम से बच्चे जितना आसानी से समझ लेते हैं, उतना उस परिप्रेक्ष्य में वो सब होना चाहिए। और जैसे कि मुरमुरा और गुड़ के लड्डू ये बांटना, राजगिरा के लड्डू बांटना, ऐसी छोटी छोटी नाचनी के पदार्थ बांटना, ये जो चीजें है, यही चीजें मोटे अनाजों को बढ़ावा देंगी, और ये स्कूल के लेवल से ही निश्चित रूप से होगा। तो इसमें बढ़ावा देने की बातें हैं, और इसमें कोई भी धर्मांधता या दूसरे पहलू है उनको बाजू में रखना चाहिए, क्योंकि संस्कार संस्कार होते हैं, उसमें कोई धर्म की आड़ नहीं है। और निश्चित रूप से सरस्वती पूजन जैसी जो व्यवस्थाएं है, या दुर्गा पूजा, गणपति पूजा, ये जो व्यवस्थाएं है, तो बच्चों को अच्छे संस्कार, खाने पीने के भी संस्कार, अच्छी आदतों के संस्कार है। इसके लिए उनको यदि हम जब जागरूक करेंगे, तो उसके साथ साथ ये सब चीजें भी आ जाएंगी। और अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से उस समय तो 3-4 ही चीजें मैंने जो बोला था कि मुरमुरा लड्डू, राजगिरा लड्डू, नाचनी के कुछ पदार्थ, या जो राजगिरा की लाही है उसके पदार्थ आते थे। अब तो बहुत टेक्निक्स बदल गए हैं, तो और भी चीजें इसमें जोड़ी जा सकती है। और ऐसे पदार्थ लाना, उसकी स्पर्धाएं रखना, उसके अलग अलग व्यंजन, जैसा हमारे प्रणाली बहन ने बोला कि ऐसी
पदार्थ बनाना, वो बच्चों में बांटना, इस तरह से यदि स्कूल लेवल से बढ़ावा दिया गया तो निश्चित रूप से हम सभी जो चाहते हैं कि बच्चों में मोटे अनाजों के प्रति लगाव निर्माण हो और उनकी हेल्थ भी सुधरे, हेल्थ कॉन्शियसनेस भी सुधरे, तो मुझे लगता कि भाई ये जो कदम है, इस तरह के कदम और भी अन्य हो सकते हैं। तो इस तरह के सभी जो कदम है, वो कदम भारत का भविष्य बच्चों का बनाने में लाभदायी होंगे। ये मुझे कहना था। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे सर, बहुत सुंदर बातें आपने कही। बच्चों में अगर परिवर्तन लाना है तो स्कूल में से ही परिवर्तन हो सकता है। और आगे हमारे सदन में और कोई हैंड राइज कर सकते हैं? चलिए, आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब, स्वागत है। माइक ऑन कीजिए आदरणीय भाई साहब। सदन को प्रणाम। आज महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है, मोटे अनाज को लेकर के। जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे पिताजी माताजी कोदों, कुटकी, राली, फिकरा, लठारा की रोटी बनाया करते थे और वो हाथ से बनाते थे। हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे पलट पलट के और तवा पर रखते थे और वो जब उसका स्वाद उसको खाते थे तो अधिकतर हमने देखा कि उस समय लगभग ये 40 वर्ष पहले की बात होगी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जिले में एक अस्पताल हुआ करता था और उस अस्पताल में पलंग खाली रहते थे और प्राइवेट कहीं कोई अस्पताल और नहीं दिखाई देते थे। किसी को अगर एक वाटल लग गई तो उसका रिश्तेदार और समाज मित्र मंडली देखने आते थे और कहते थे, अरे भैया उसको तो वाटल लगी है। मतलब वाटल लगना एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी पहले, ऑपरेशन होना ये तो बहुत बड़ी बात है। माताओं बहनों के डिलीवरी घर पे ही होती थी और जो बच्चे होते थे वो हिस्ट पुस्ट होते थे। हमारी माताएं बहनें भी हिस्ट पुस्ट होती थी, उनकी हाइट अच्छी होती थी। बच्चे जो पढ़ते थे हमेशा याद होता था, जो भी काम करते थे बड़े हिम्मत के साथ करते थे। हमारा पैसा जो जो दवा और दारू में आज खर्च हो रहा है, दवा में, दारू का मतलब नशा में भी, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे जो उम्र के बड़े भाई बुजुर्ग होते हैं उनके सामने कभी किसी ने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा नहीं खाया। यहाँ तक कि हमारे पुराने वाले जो गुरु होते थे उनके सामने हमने साइकिल पे अगर हम जा रहे हैं तो उतर के जो है हमने उनको प्रणाम किया। ऐसे संस्कार पहले हुआ करते थे। भोजन का जो हमारा पहले का जो नियम था, वो आज के नियम और पहले के नियम में कितना अंतर हो गया है। आज माताएं बहनों की बच्चेदानियां खराब हो रही हैं। अधिकतर 90% डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है। हार्निया हो रही है, पथरी हो रही है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, पेट चीरे जा रहे हैं और हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। और वो जो है अपना जो गरीब परिवार के लोग हैं वो जमीन बेच के इलाज कराते हैं और जो संपन्न हैं वो इलाज कराते हैं, लेकिन पैसा अनावश्यक खर्च हो रहा है, डॉक्टरों के यहाँ लुट रहे हैं हम और हमारा शरीर काटा जाता है। एक और विशेष निवेदन है कि भारत की स्थिति को देखिए। मैंने एक वीडियो देखा था, एक महिला ने, एक मोमडन महिला थी जिसने 25 बच्चे पैदा कर लिए हैं अभी तक, और उसने से पूछा तो उसने कहा हम अभी 25 बच्चे और पैदा करेंगे, हमें 50 बच्चे पैदा करने का लक्ष्य है। जब उससे पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, बोले हमारा कुछ ऐसा बेचता है। इस स्थिति में इधर हम जो है हमारी डिलीवरी होती है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग, तो वहाँ ऑपरेशन 2 बार हो सकता है बस। एक माँ अपने 2 बच्चों को जन्म दे सकती है वो सिर्फ, तो एक बार ऑपरेशन हुआ और दूसरा ऑपरेशन हो गया। यहाँ इस तरफ की जो समानता है, ये तुलनात्मक स्थिति को देखा जाए तो मोटे अनाज, मुझे लगता था पहले ना कोई दवाई लेते थे ना कुछ नहीं, सिर्फ उनका जो रहन सहन था, सुबह से उठना और घूमना फिरना, पहले जबकि योग नहीं जानते थे कोई, लेकिन मोटे अनाज को खाते थे। हमें मेरा इसमें आज निकल के आया है कि योग के साथ आहार वही आहार है जो हमारा मोटे अनाजों का। और आज भी अब फिर क्या हुआ, कुछ बुद्धिजीवियों ने मोटे अनाज खाने वालों को गरीब घोषित कर दिया। जो गेहूं की रोटी खाता है वो अमीर आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, और जो जवा, फिकरा, लठारा की रोटी खाता है वो गरीब होता है। हर आदमी ने नकल करना शुरू कर दिया और धीरे 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 हम उस मोटे अनाज से दूर चले गए। आज स्थिति ये बन गई कि हर परिवार में लोग बीमार हैं। हमारा निवेदन है सदन से कि इसके अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और शुरुआत करें। जो संपन्न परिवार हैं
वो आज 60-70 रुपये किलो, 65 रुपये किलो जो ज्वार है, बाजरा है, फिकरा है, लठारा है, कुटकी, कोदो है, ये आ रहे हैं। बीज संरक्षक जो संरक्षक हैं, हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने बीज का संरक्षण किया है, उनसे भी निवेदन है कि इन मोटे अनाजों का बीज संरक्षण करके अब आने वाला जो समय है, ये समय लगभग बरसात में ही बोए जाते हैं, तो अब शुरुआत कर दें हम और उसका, ताकि हमारे मोटे अनाजों का हर किसान थोड़ी थोड़ी सी जगह में अवश्य उगाए, जो हमारे परिवार के लिए उपयोगी है। यही हमारा निवेदन है, इससे जरूर परिवर्तन आएगा। और आज युग हर कार्यक्रम का जो विषय रहता है, महत्वपूर्ण रहता है, समाज हित में होता है। हमारा यही निवेदन है कि हम इसको फिर से पुनः ऋषि और किसी परंपरा स्थापित करें। परम पूज्य स्वामी जी का जो सपना है, परम सिद्ध आचार्य जी का जो सपना है, वो पूरा हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मुनीलाल भाई साहब, बहुत सुंदर अपने मन की बात आपने बता दी। और मैं भी एक अपने मन की बात, जब हम छोटे थे तो हम स्कूल में गांव में थे, तो बच्चे ऐसे था तब माहौल की, जो शिक्षक थे वो इतने बच्चों में इंटरेस्ट लेकर पढ़ाते थे कि बच्चों में कुछ ना कुछ उनको भविष्य दिखता था कि बच्चे ये होने चाहिए। और अभी बच्चों को अभी स्कूल से भी कभी ये नहीं आते है कि कंप्लेंट कि बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तब बच्चों के घर में आकर बताते थे शिक्षक लोग कि आपके बच्चों को ये आ नहीं रहा है, इनके बच्चे कच्चे हैं, इनको में थोड़ा सा आप और भी ध्यान दीजिए। तो और जब 10वीं में थे हम, तो हमारे स्कूल के टीचर जो है पूरे, जब एग्जाम का पीरियड था तो ऐसे पूरे बोलताते थे कि गांव में हम राउंड लगाएंगे और जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं करेगा तो उनको हम फिर बाद में पनिश करेंगे। ऐसा इतना डर रहता था और शिक्षक वैसे ही फॉलो जो करते थे, तो बच्चों वैसे ही कृति करते थे कि नहीं हमें करना है, उनमें उतनी जिद्द रहती थी। और अभी थोड़ा ये शिक्षण में बहुत ऐसे लग रहा है। और जैसे शिक्षक लोग हैं वो थोड़ा बच्चों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हम ट्यूशन ये सब कुछ बच्चों में अगर में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा विचार होना चाहिए। आदरणीय बनी सिंह भाई साहब ने हैंड राइज किया है, सादर आमंत्रित है। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आज हमारे पुराने परंपरा के अनुसार अंतर्गत जो विषय चल रहा है, उससे आज हमारे मालवा क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्व ही मिट्टी के बर्तन में सुबह सुबह का नाश्ता बनता था। 30 वर्ष से पहले तो कोई भी एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन वगैरह में हमारे क्षेत्र में खाना नहीं बनता था। वो सारे मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी की हांडी, मिट्टी का तवा, सारे मिट्टी के ही बर्तनों में बनता था। और मिलेट अनाज का, जैसे मक्का का दलिया बना करके उसको अपने गाय के घी दूध का जो खट्टी छाछ बनता है, उसी में ही बना करके फिर वो गुड़ के साथ सुबह का अर्ली मॉर्निंग का नाश्ता पूरे घर परिवार के लिए वो बनता था। और फिर दिन के 12 बजे का भोजन अलग बनता था। उस परंपरा को हमने छोड़ दिया और आज परिणाम ये हुआ कि कितनी भयानक बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमने ही हमारी संस्कृति को लात मार करके हमने अंग्रेजी मॉडल अपनाया, और अंग्रेजी मॉडल अपनाने का परिणाम अपने सभी के सामने सभी को दिख रहा है। तो क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का परंपरा फिर से शुरू करें और उसका ये यूट्यूब बनाए, वीडियो बनाए और सभी के सामने ग्रुप में शेयर करें कि हमारी निरोगता और समृद्धि का राज प्रकृति के साथ, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने के साथ हम पुनः निरोग बन सकते हैं। साथ ही में रवि आदित्य सर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में मक्का बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है, परंतु किसानों को मार्केट न मिलने के अभाव में वो वही बनियों को बेच देता है। तो क्यों ना हम इस वर्ष, आने वाले वर्ष से ही मिलेट अनाज का मार्केट शुरू कर दें। पहले से ऑर्डर लेकर के पहले रेडी कर लें हम, तो किसानों का वो मिलेट अनाज के माध्यम से हम मार्केट शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपन उसको फिर ऑर्गेनिक में भी तब्दील कर सकते हैं। और अन्य सारे जो मिलेट अनाज है उनकी खेती हम फिर पुनः स्थापित करवा सकते हैं। ऐसा मेरा निवेदन था आप सभी लोगों से। जी ओम। जी धन्यवाद बनी सिंह भाई साहब। डॉक्टर किशोर दुबे सर ने हैंड राइज किया है, स्वागत है सर। धन्यवाद
बहन जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि अभी लाही, पोहा, मुरमुरा या मक्का की जो बात थी, तो मक्का की सूजी बहुत अच्छी बनती है और हम तो बचपन में 2-3 साल वही खाते थे। आज ये जमाना ब्रेड का आ गया, तो ब्रेड और दूध खाने के बजाय अगर मक्का की सूजी खाई जाए तो दलिया जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही लाभकारी और पौष्टिक है। तो ये जो पुराने जो चीजें थी और जिसमें यानी प्रूव किया गया है कि बहुत अच्छी है, तो इसके नए स्टार्टअप होने चाहिए। और जैसा कि अभी जगह जगह पे टी सेंटर्स खुले गए हैं, जूस सेंटर्स खुले गए हैं, तो इस तरह की अगर पूरे बिल्कुल मोटे अनाज की ही यहाँ पे चीजें मिलेंगी, मोटे अनाज के ही चीजें मिलेगी, जैसा कि बर्तन अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि बर्तन में कुछ बनाया जाए, बर्तन में बनाया दही, आज भी लोगों की डिमांड है। तो इस तरह के स्वतंत्र जिसको हम ठेला बोलेंगे या स्टोर्स बोलेंगे, चाय के जैसे स्टोर्स खुले, वैसे मोटे अनाज के स्टोर्स की जिसमें मोटे अनाज से ही रिलेटेड पोहा, मुरमुरा, लाही मिलेंगी, अलग अलग प्रकार की, और सूजी मिलेंगी। इस प्रकार की बातें यदि हम करें, और दूसरा कि जैसा कि हम भोजन में जहाँ पे भी शादी पड़ाव का शादी और बड़े बड़े जो भोजन होते हैं, तो उसमें हम गुपचुप रखते, नूडल्स रखते। इसके अलावा यदि हम ये जो मोटे अनाज है, इससे रिलेटेड चीजें भी यदि हम रखने लगे, तो उसको प्रतिष्ठा होगी। आज बात क्या है कि जो लाही मुरमुरा खाता है, फुटाने खाता है, उसको प्रतिष्ठा नहीं है। ये उसको प्रतिष्ठा देना, ये इसके लिए हमारे छोटे छोटे कदम, पवन जी का ये शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगता कि यही छोटे छोटे कदम, कि हमारे जो फीस्ट होती है, भोजन होते हैं, उसमें क्यों ना भाई मोटे अनाज का एक स्टॉल लगा जाए। ये पानी पूरी और इसके अलावा तो इसको सब्स्टिट्यूट करके, तो ऐसे छोटे छोटे ये जो कदम रहेंगे, और अलग अलग सेंटर्स खुलेंगे, मार्केट में भी खुलेंगे, चाय के जैसे खुले हैं, जूस के खुले हैं, तो निश्चित रूप से मोटे अनाजों का प्रचार प्रसार होगा और उसके व्यंजनों का भी प्रचार प्रसार होगा। ये ऐसे सब कदम हमको जुटाने पड़ेंगे, प्रतिष्ठापित करने पड़ेंगे। और इसके अलग अलग प्रकार के नाश्ता भी आते हैं। आज भी अगर बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, तो बड़े कॉन्फ्रेंस में नाश्ता एक इडली डोसा इसी प्रकार के, ठीक है, उनकी चलन हम नकारते नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हम मोटे अनाजों को भी नाश्ते यदि हम रखें, तो उसको प्रतिष्ठा आएंगे। तो प्रतिष्ठा इनको देने के जो कदम है, वो कदमों के प्रति यदि हम जागरूकता दर्शाए और बताए, तो मुझे लगता है कि मोटे अनाजों की प्रतिष्ठापना करने बहुत अच्छा कदम होगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा दुबे डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि ये से स्टाइल भी लगना चाहिए, और ब्याह शादी, जो शादी समारोह में मोटे अनाज का अगर चलन हो जाए, तो धीरे धीरे इनमें इनके बारे में जागरूकता भी आएगी, और ये शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, पौष्टिकता भी है। और समाज में अभी मेरे हिसाब से तो मोटे अनाजों के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। जो सभ्य समाज है वो नहीं जानता, क्योंकि वो उनने देखा ही नहीं खेत कोदो कुटकी सांभार आगी ज्वार जे लगते हुए। तो क्योंकि ये सब चीजें पिछड़े इलाकों में, आदिवासी इलाकों में ही होती है, तो इनकी जानकारी है भी नहीं। और इनकी जानकारी के लिए आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि अगर ये सब चीजें शादी ब्याह और इनमें भी अगर इनका चलन हो जाए, बन जाए, तो ये सब चीज उनको दिख भी जाएगी, उनका स्वाद भी चख जाएंगे, और उनका उसके महत्व के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो एक एक बहुत अच्छा सुझाव है। पर इसकी शुरुआत कौन करे? शुरुआत भी तो किसी को करना पड़ेगा ना। तो आप अगर सब सहयोग दो, तो शादी समारोह में ये चीज सब चालू हो सकती है एक दूसरे के सहयोग से। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। आदरणीय, इसकी शुरुआत हम प्रत्येक इंसान जन्मदिन मनाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरुआत करेंगे तो बेहतरीन रहेगा जी। जी जी, मेरा भी विचार है कि शादी है अपने यहाँ बालक की, ये सब चीज रखने के लिए अगर आप सब सहयोग दोगे तो अपने सब चीज कर लेंगे। आपके उधर अगर बाजरी है तो उसका भी थोड़ा सा आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको जो दलिया है उसका दलिया करके, हाँ, छोटे छोटे पैकेट करके आप थोड़ा सा मार्केटिंग करा सकते हैं। अगर वो आप अगर करना चाहते हैं तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, और बहन प्रणाली जी ने हैंड रेस किया है, एक बार भैया, यदि आप
करना चाहेंगे तो उपलब्धता में डिंडोरी जिले में मेरे परिचित हैं, उनसे करवा दूंगा आपको जी मोटे जी अनाज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका नंबर मेरे को दे दो आप। लिख लीजिएगा, बोलता हूँ मैं, 7999 7999 200 2000, 2000। मतलब 2000। हाँ, हाँ 67। एक नंबर है 79920006 और फिर आखिरी में 67। नंबर फिर से अपने बोलो, दो नंबर से, बोलो, दो। आप 7 लिखो, हाँ फिर 999 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक फिर ठीक 2, ठीक। फिर 000 हम्म, और 67। क्या शुभ नाम है? प्रदीप वर्मा। ठीक है वर्मा जी। नहीं, जी, आदरणीय अशोक जी, अगर आप अपने बच्चे की शादी में ये करना चाहते हैं, कब की शादी है आपकी? अभी तो टाइम है उसमें, जनवरी में। जनवरी में। पहले से व्यवस्था कर लीजिए और जो है सहयोग ले लीजिए देने के उपहार कार्यक्रम में, या जो बीज संरक्षक है उनके पास है अनाज, और थोड़ा थोड़ा सा अनाज करके, और इसको अगर अपन शुरुआत करेंगे तो ये उपहार कार्यक्रम का एक पहला कार्यक्रम होगा कि जो शादी में नहीं हम मोटे सब अनाजों का नहीं, सभी के सहयोग से पूरी अनूठा जैविक को पूरा सामान ही अपन जैविक रखेंगे, A to Z आप सबके सहयोग से ही काम होगा ये पूरा, जिसमें मोटे अनाज वगैरह टोटल A to Z जैविक, जैविक तेल से लेके पूरा जैविक ही करेंगे अपन, नहीं, सहयोग अनूठा ही किस काम प्रकार, करेंगे जिसमें सहयोग किस सब प्रकार का चाहिए आपको सहयोग, आप जो है बताइए। मार्गदर्शन, मार्गदर्शन सहयोग में हाँ, मार्गदर्शन, और सब कुछ मिलेगा। और एक परिवार की शादी है, आपके बेटा माने हम सबका बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन आप जी। बस करिए, अगर आप कर सकते हैं इसको तो नहीं नहीं, पहले पहले से पहले तैयार। पहले आप सबसे बात करने के बाद में पूरा प्रोग्राम सेट किया जाएगा, और वो बहुत, विशेष होगा, जी जी जी, बहुत अद्वितीय बढ़िया। होगा, देश में पहला होगा, बढ़िया एक हाँ, नंबर। करिए। जी ठीक है, जी शुभकामनाएं, जी हम लोग सब लोग साथ हैं आपके। जी, धन्यवाद। जी जी जी। जी बहन प्रणाम भैया बोलिए। 1 मिनट और। पातालकोट के लोग जो है एक चटनी और बनाते हैं, इमली की चटनी, वो भी उपलब्ध हो जाएगी। और वो बहुत मतलब एक विशेष आइटम है उनका, जी पातालकोट के आदिवासी लोग बनाते हैं उसको। और ये मैंने जो अभी बोला, डिंडोरी के लोगों के पास में मोटे अनाज हैं, उनमें से जो, उनसे पूछ लेंगे हम कि वो क्या बनाते हैं, क्या स्वादिष्ट होता है, वो अपन बनवा देंगे। मतलब उनसे पूछ के अपन ले आएंगे अनाज और बना लेंगे। जी। आप वो आपके उधर ये बीच का प्रोग्राम भी होता है क्या, ये इनका, उनका ये होता है डिंडोरी में। डिंडोरी में ये बीच का प्रोग्राम करके, और वो जो लोग हैं अपन बीच का प्रोग्राम भी ले सकते हैं ना, उनको इनमें अनुदान मिलता है शासन की तरफ से। बीज का प्रोग्राम से मतलब क्या? बीज उत्पादन, मोटा नहीं, अनाज बीज, का बीज उत्पादन होता है ना, हाँ वो करते हैं वो लोग। करते हैं। ठीक है, मैं आपसे संपर्क करूंगा, आपका नंबर मैंने ले लिया। जी ठीक। जरूर। जी जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं, और फिर बाद में हम सब बुलाएंगे। जी जी आदरणीय पवन। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आज का बहुत सुंदर, आज की योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही। बहुत अच्छी तरह से योग कराया बहन जी ने। और उसके बाद जो हमारी चर्चाएं रही हैं वो बड़ी अच्छी, पॉजिटिव, और आपस में कोलैबोरेशन करने वाली जो ये जो आज बातचीत हुई है, जो संकल्पित हुआ है, जो कार्य करने के आगे हमें रास्ता दिखाई दिया है, उसके लिए पहले तो ये जो अग्रिम जनवरी के माह में जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए अग्रिम बधाई। और उसके बाद अब जो तैयारी होने वाली है, तैयारी में जो आप अ, कार्य करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं, सबका सहयोग भी रहेगा। और जहां जहां पर जिसके जो संसाधन है, चाहे वो बौद्धिक संसाधन है, चाहे वो आपके उपलब्ध कराने की बात है, और चाहे उसको बनाने के लिए भी जो विधियां हैं, उन सब चीजों पर निश्चित रूप से कार्य हो रहा होगा।
और इस मोटे अनाज आधारित और जैविक उत्पाद आधारित अनाजों को अगर मेहमानों को खिलाया जाता है, तो मेरा मानना है कि किसी ये अमृत से कम नहीं है। और इस तरह से ऐसी नई चीज़ें अगर हम करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे हमें बाकी जो लोग हैं उनका ध्यान आकृष्ट होता है कि ऐसा करके भी कुछ किया जा सकता है। मोटे अनाज के ऊपर आधारित कई सारे व्यंजन बनाए जाते हैं जो कि परंपरागत रूप से भी बनते हैं और जिसके बारे में भी वर्णन भी किया गया है। लेकिन इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं और ये किताबें की जो वो है उसको मैं ढूँढते हुए उसकी जो पीडीएफ है, उसको भी अशोक जी तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि वो उसमें से भी चयन कर लें। वैसे तो जो पाक शास्त्र है, उसको लोग जो बनाते हैं, उसमें अपनी एक विधि है और उसका एक अपना तरीका होता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने इनको डॉक्यूमेंट किया है और उन्होंने कई तरह के व्यंजन, कई तरह के जो चीज़ें हैं उसको भी बना करके पूरा एक संस्थान ही इसके ऊपर काम कर रहा है और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप भी आजकल काम कर रहे हैं उनके साथ, जो कि इन व्यंजनों के ऊपर और कई सारी, चाहे वो कुकीज़ हैं, चाहे केक है, चाहे अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसका भी वहाँ पर किया जा रहा है। तो अगर वहाँ पर आप जाकर के देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये किताबों में जो व्यंजन दिए गए हैं, उसके बारे में और समझ विकसित करते हुए और अधिक जानकारी ली जा सकती है। और जो काम अब आगे चल रहा है, ये तो एक शादी वाली बात हो गई। अब ये जो बात है कि ये जो आगे इन जो भी मोटे अनाज आधारित जो भी चीज़ें हैं, जिसको कि स्टोर किया जा सकता है, जिसको पैकेट में डाला जा सकता है, जिसको उपयोग में लाया जा सकता है, उसको स्नैक्स के रूप में किया जा सकता है, वो सब भी चीज़ें इस मिलेट संस्थान के द्वारा की गई हैं, विकसित की गई हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि मैं जब आपको सबको भेजूँगा, प्रेषित करूँगा, तो इस विषय पर भी सब अपने-अपने घर के में जो भी आसानी से कर सकते हैं, उसको ज़रूर उसका उपयोग करें। और उपयोग करने के बाद उसको अपने अनुभव भी साझा करें, उसके व्यावसायिक रूप उसको देने का भी अगर आप प्रयास करते हैं, तो उससे भी एक बहुत बढ़िया उसका उपयोग होगा, उससे उसका माँग बढ़ती है, उस पदार्थ की माँग बढ़ती है और किसान होने के नाते हम उसका बीज का भी और उसके उत्पाद का भी उत्पादन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में ही हमारे साथी हैं जो कि मिलेट के ऊपर काम किया है, तो जहाँ से ये अच्छी क्वालिटी का जैविक तरीके से उगाया हुआ मिलेट मिल जाता है, वहाँ पर उन पदार्थों का इस्तेमाल करें और अपने आस-पास जो एफपीओ के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से ऐसे का उत्पाद करके अपने आस-पास ही इसका पहले विक्रय करने का प्रयास करें। तो मतलब उसके जो उत्पाद हैं और उसके जो प्रोसेस करके जो बनते हैं, अपनी लोकल मार्केट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का करें क्योंकि मार्केटिंग एक बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले अपना स्वयं उसमें कॉन्फिडेंस हो करके उसको उसमें धीरे-धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज की वार्ता बहुत सकारात्मक है इस दृष्टिकोण से कि हम भोजन के से होने वाले जो उत्पाद हैं, उसके ऊपर आधारित एक लोगों को हमारे जो मेहमान हैं या हमारे जो उपभोक्ता हैं, वहाँ तक उसको पहुँचाने का प्रयास करें और घर में भी ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का प्रयास करें। मैं जब उत्पाद को खरीदने के लिए जाता हूँ शहर में जब मुझे लेना होता है, तो मैंने अभी ये ट्रेंड देखा है कि पहले जो मंडुआ था, रागी था, उसकी रेट करीब ₹40 था। आज की तारीख में रेट लगभग दूगुना हो गया है। और लगभग डेढ़ गुना तो सभी मोटे अनाजों की कीमत पिछले 1 साल में मैंने देखी कि उसमें बढ़ोतरी हुई है और कुछ उत्पाद तो अभी आसानी से मिल भी नहीं रहे हैं। मैं शहर की बात कर तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, शहरी क्षेत्रों में जागरूकता आ रही है, लोग उसका उपयोग करने लगे हैं।
लेकिन कौन सा उत्पाद कौन से समय पर खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसका भी अपना एक नियम है। किसी एक समय में, आने वाले समय पर, अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आते हैं जो कि इन उत्पादों को खाने के समय, विधि, उसका जो भी तरीका है, जैसे रागी को यहाँ पर हम कहते हैं कि, तो हम इस खाने की प्रक्रिया को भी और अच्छा, मतलब सही रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा भी, अगर अच्छी चीज कोई ज्यादा भी कर ली जाए, अति हो गई, तो उसका भी लाभ नहीं मिलता है। तो मेरा अनुरोध यही है कि हम इस पाक शास्त्र की जो विधियां हैं और उससे संबंधित जो सावधानियां हैं, उसके बारे में भी किसी व्यक्ति को, जानकार को सुन लेंगे तो हमें सबका इसका लाभ मिलेगा। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस प्रयासों को आगे करने के लिए निरंतर हम करते रहें, इसके लिए आप सभी जो भी प्रयास करेंगे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक चीज, जी जी हाँ। एक मिनट और लेना चाहूंगा आपका। अभी सर ने बोला था कि इसके विषय में यदि कोई बुक हो, तो मेरे पास एक किताब है, मोटे अनाज की रसोई। वो IIM अहमदाबाद वाले यात्रा निकालते थे, सूझबूझ आसपास की। उसकी कुछ पत्रिकाएं भी हैं मेरे पास, पहले मैं उसका मेंबर था। तो उसमें भी मोटे अनाज से क्या क्या बनाया जा सकता है, वो कुछ तो साहित्य है मेरे पास, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। एक छोटी किताब भी है, मुश्किल से 20 से पेज की होगी। उसमें जी जी मोटे अनाज से क्या क्या बनाते हैं वो लोग, वो है, कैसे बनाते हैं, विधि है पूरी। तो मैं वो किताब भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। जी सर, जी जी, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय प्रदीप दत्त जी, आपने बहुत सुंदर ये बताया। ये जो शोध यात्रा है, ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया इनका प्रयास रहा है। IIM अहमदाबाद का बहुत समय से ये हनी बी नेटवर्क के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में, भारतवर्ष के अनेक जगह पर इन्होंने यात्राएं की, और जो परंपरागत जो भी चीजें चली हैं उसका डॉक्यूमेंट किया है इन्होंने। तो मेरा प्रदीप जी से अगर अनुरोध है कि अगर उस शोध यात्रा में सम्मिलित होने के कुछ अनुभव हैं, या कोई हमारे व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने कि इसको संचालित किया हो, या इस तरह से किया हो, उनको भी इस मंच पर अगर बुलाते हैं। और उसमें चूंकि बहुत सारी अच्छी चीजें निकल के आई थी इस शोध यात्रा में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और इसको डॉक्टर अनिल 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 गुप्ता, जी, सर अनिल अनिल गुप्ता सर जी ने थे उसमें। आगे इसमें किया। और जी अभी जी जी, कहाँ, मैं प्रोफेसर एक अनिल बार उस गुप्ता शोध है। यात्रा में सम्मिलित हुआ था, किंतु एक ही बार हुआ। जी और जी अनिल सर से मेरा फोन नंबर है मेरे पास, उनका पुराना यदि होगा तो लगेगा तो मैं उनसे एक बार तो बात अगर करूंगा। वो, वो लोग हनीबी नेटवर्क से अभी भी यात्रा करते हैं हर साल वो। हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत बढ़िया है, उनका बहुत सुंदर तरीके से वो है। तो उनको जरूर इस मंच पर बुलाएंगे, तो उनका अनुभवों का लाभ हमें बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। जी चलिए सर, मैं कोशिश करता हूँ, नंबर तो है मेरे पास मगर वो नंबर लगता है नहीं, या पुरानी पत्रिकाएं हैं उनमें भी नंबर है उनका। तो मैं देखता हूँ, पत्रिका तो है मेरे पास, कम से कम 50 पत्रिका है, मैं 5 साल तक मेंबर था उसका। जी जी, तो इनका जरा सी वो नहीं होगा तो हो सकता है कोई और के माध्यम से वहां पर मिल जाएगा। निश्चित जी रूप में मिल जाएंगे सर, मैं कोशिश करता हूँ आज ही। सर तो रिटायर हो गए हैं, अनिल सर तो, किंतु मैं, बाकी लोग हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अशोक भैया की आज शादी है, और फिर उस शादी में हम मोटा अनाज और इन सब व्यंजनों का अगर प्रयोग करें तो ये बहुत हमारे योगाहार कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत सुंदर पूर्ण होगा। जैविक तो होगा, सभी सामान पूर्ण जैविक। हाँ, सभी यहाँ जैविक ही होगा, और हम और सभी आप सबके मार्गदर्शन से होगा, टोटल सदन के एक एक व्यक्ति के मार्गदर्शन से। जी 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 हाँ, सब सहयोग करेंगे और बढ़िया जी एक शादी हो जाएगी, जी योगाहार के नाम से जानी जाएगी। और वो जैविक खेती, जैविक हमारा आहार, चलिए बढ़िया है। और बहन प्रणाली जी, आपका स्वागत है। मेरे मन में बार बार में आया था वो सब, आज यहाँ पूर्णतः दिखने लगी कि आदरणीय अशोक भाई जी ने भी बताया कि शादी के कार्यक्रम में सब व्यंजन इसी प्रकार में दिए जाएंगे। मैं तो शेयर करना चाहती थी कि हम ही हमारे घर के कार्यक्रम में ही
ये शुरुआत क्यों न करें, ऐसा विचार आया था। तो फट हाँ, अशोक भैया बोले। आदरणीय पवन कुमार जी ने तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। डॉक्टर किशोर दुबे जी ने भी। उन्हें मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों न हम सप्ताह में या जब हमें वक्त मिलेगा तो एक एक व्यंजन हमारे यहाँ का, यहाँ तो 22 राज्यों के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वहाँ के अलग अलग व्यंजन सबको समझेंगे ना। तो मैं तो आज एक व्यंजन बताऊंगी ही शुरुआत से। तो ऐसा मेरे मन में विचार आया कि अलग अलग यहाँ के व्यंजन हमें समझेंगे और वो हम करेंगे। तो हाँ, मक्के की सोजी बताई ना डॉक्टर जी ने, तो उसका मुझे रेसिपी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी नहीं की जाती है मक्के की सोजी। इसलिए मेरे मन में ये जो विचार आया था वो साझा किया। आज मैं एक दो रेसिपी झट से बताऊंगी। आज रागी का विषय ज़्यादा आया, तो हमारे यहाँ रागी की आम्बिल बोलते हैं, अम्बिल बनाई जाती है। उसका जो पीठ होता है तो रात को पानी में भिगोते हैं और उसमें धने जीरे की पाउडर डालते हैं और सुबह उबाले हुए पानी में वो डालते हैं और ठंडा होने पर दोपहर के टाइम में उसमें छाछ डालकर वो पीते हैं। गर्मी के जो दुष्परिणाम होते हैं, इसके लिए बचने के लिए बच्चों से बड़ों तक ये पेय हमारे घर में बहुत पहले से, बहुत ये हम छोटे थे तब से मुझे मालूम है दिया जाता है। तो जो गर्मी के इफेक्ट होते हैं यानी रोग होते हैं वो नहीं होते हैं। इसी प्रकार बहुत व्यंजन मेरी माँ बनाती थी। मैं एक बार कागज पर लिखकर थोड़ा थोड़ा शेयर करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि भाषा और वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए लिखकर शेयर करना मुझे अच्छा लगेगा। ओम, धन्यवाद। ओम, धन्यवाद। एक मिनट और, ये मोटे अनाज की रसोई और ऑर्गेनिक फूड, मेरे पास 2 किताब अभी मिली हैं और एक किताब और रह गई, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किताबें। थोड़ा देखिए कि ऊपर आप करो, एक बार और ऊपर करें थोड़ा सा। हाँ, 1 मिनट रुक, 1 मिनट और इधर करें तो लेफ्ट साइड, राइट साइड थोड़ा और घुमाओ, थोड़ा सा और आगे और घुमाओ, और बस ठीक, धन्यवाद। ये एक एक पेज का 2 किताबें मिल गई हैं, अभी एक और है, वो भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। जी आदरणीय रंजना जी, सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी जी शामिल कर लीजिए, यही अनुरोध है। जी, आप किताबों का वक्त देना चाहते हैं? चलिए, समय हो गया है हमारा सदन का, 8:03 हो गए हैं और आज की आभार के लिए हम आदरणीय श्री मेहराजी भाई साहब को बुलाते हैं, वो आए और चले गए मेहरा जी, चले गए हैं, मेहरा जी चले गए। चलिए मैं ही करा दूं भैया जी, ठीक है, आप करा दीजिए भाई साहब। चलो, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंघार जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय श्री पवन कुमार जी, आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आज के चीफ गेस्ट महोदय, आदरणीय रोमी राम जी जायसवाल, श्रीकांत जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, और ये वहाँ रिकॉर्डिंग टीम से, और जो हमारे भाई बहन चले गए हैं, और जो आज की हमारी बहन ने बहुत ही एकता ने जी ने योग कराया, और आज के चीफ गेस्ट महोदय ने अपना मार्गदर्शन दिया, और मोटे अनाज पे आज सदन में जो चर्चा हुई, इसके लिए इसमें जो सहभागी बने उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पतंजलि युगहर परिवार आपका आभार ज्ञापित करते हैं, और हम सुबह नए विषय के साथ, नए योग शिक्षक के साथ 5:30 बजे मिलेंगे, और हम अन्य साथियों को भी जोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, ओम। और रवि आदित्य सर ने हैंड राइज किया है, स्वागत है जी सर। जी 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 महोदय। बस जी मुनीलाल जी, बस एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस वर्ष मार्च से
मोटे अनाज को भारतीय सेना के भोजन में शामिल कर लिया गया है, जो भारत सरकार की बहुत ही सकारात्मक पहल रही है। मतलब इस चीज़ को धीरे-धीरे जो अपने इन्हेल कर रहे हैं ना अपने अंदर में, और जैसे और मैं बातचीत के क्रम में एक चीज़ और बताना भूल गया था कि जो हाइपर एक्टिविटी बच्चों में हो जाती है, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के इफ़ेक्ट से, तो ग्रेजुअली जो अभी देखिए कितनी अच्छी बातें आई, पवन सर ने भी इस चीज़ को कही, बुक की बातें आई, बुक से प्रदीप जी ने बुक भी निकाल कर दिखाया, तो हम लोग के लिए बहुत ही ये सकारात्मक है और बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आधा तो बहन जी ऐसे लग रहा प्रदीप जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, जैसे हमें मोटे अनाज का हमने रसास्वादन ही कर लिया हो। बात सुने ही से आनंद आ रहा है, तो खाने में तो आनंद आएगा ही। कुछ कुछ तो सोचने में, पॉजिटिव विचारधारा में भी परिवर्तन आ जाता है। हमने मोटे अनाज का आज चर्चा की तो लोगों में थोड़ी सी ऊर्जा तो आई है। ऐसे विचार भी हमारे पॉजिटिव आना चाहिए, ऊर्जा आना चाहिए। बहुत सुंदर। और आज का समापन करते हैं, कल मिलते हैं। रवि आदित्य सर की वजह से हुआ आज सदन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप नहीं आते तो हमें ये सब कुछ आज ये विषय पर हम बात थोड़ी करते। तो आपका बहुत ये दबे दबे रहते हैं, बोले चीफ गेस्ट नहीं बनाना। हमने कहा क्यों नहीं बनाना, बहन जी से कहा, हमने कहा नहीं है ऐसा थोड़ी। तो मैंने तो ये कहा था ना बहन जी के, सबको बनाइए, एक एक दिन सबको बनाइए, ठीक है। अपना अपना विषय उनका रहेगा, ताकि पर्याप्त समय में अपना मार्गदर्शन सुझाव दे सके। सबको करना है, अपन को सबको बनाना है। आज आपने कह दी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। ठीक, जी जी। हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ये युगार परिवार निरंतर निरंतर समृद्ध बने, ऐसी शुभकामनाएं। मिट्टी के बर्तनों में किस किसने भोजन किया है, सब अपना अपना नाम बताया। वो बता दें काल अब रंदू आवाज मिट्टी के बर्तन में। ठोकते ही बचपनों में किस किसने खाया है सभी। अब नहीं करने, बंद करो अब, आज 8 बज गए, समय सबको जाने दो, कल मिले। मिट्टी के बर्तन का कल विषय रखेंगे, ठीक है जी आदरणीय जी। ओ